ओके, सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को टर्म वैल्यू के बीच का डिफरेंस चाहिए या फिर आपकी जो मल्टीप्लेट है उनके जो बीच का लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स, वो हम लोग टर्म वैल्यू के रूप में कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे डेल्टा टी का हमने फॉर्मूला देखा था जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर है। वैल्यू मैंने बताई थी कि याद रख लेना 5.84 Z⁴ डिवाइडेड बाई N³ इंटू L+1। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, लाइक फॉर पर्टिकुलर एटम, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो। हमने एक एग्जांपल भी किया था इसके रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आप लोग ये जो कह सकते हो कि जो स्प्लिटिंग हुई है, फॉर्म स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, उसके बीच का अगर आपसे कुछ डिफरेंस पूछ ले या कितनी स्प्लिटिंग हुई है, तो उसकी हम लोग वैल्यू ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक रूल होता है जिसको लैंडेज इंटरवल रूल बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मल्टीप्लेट्स हैं या फिर मल्टीप्लेट्स के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ होती हैं, उनका जो डिफरेंस है वो हम लोग को जिस तरीके से बताते हैं कि जो उनका डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल्स का, वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे वैल्यूज़ होगी, जो आपका जे मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे जे मिनिमम और जे मैक्सिमम का मतलब है कि L-½ वाला जो लेवल है, और जे मैक्सिमम का मतलब है L+½ वाला जो लेवल है, उनके बीच का जो आपकी एनर्जी डिफरेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यूज़, मतलब जे की मैक्सिमम वैल्यू है करस्पॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूँ करस्पॉन्डिंग टू द मल्टीप्लेट हैविंग कॉन्जुगेट टोटल एंगुलर मोमेंटम जे एंड J+1, तो वो निकल के आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J+1। ठीक है, तो एक जे वाला है, एक J+1 वाला है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके, जे मैक्सिमम मतलब J+1 वाले के। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि सिंपली प्रोपोर्शनली साइन हटा के कॉन्स्टेंट सी निकाल दिया। इसी रूल को बोलते हैं हम लोग क्या, लैंडेज इंटरवल रूल। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर डिफरेंस गिवन है तो कौन कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं, मतलब जे की वैल्यू अगर पता है तो वो लेवल बताइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स बताइए, ये वैल्यू दे के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन आए भी हैं, तो ये उधर मतलब ऐसी सिचुएशन के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर मान के चलो कभी क्वेश्चन में आपसे इंटेंसिटी के बारे में पूछ लिया, तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डीजेनरेसी, और डीजेनरेसी हमारी डिपेंडेंट होती है जे वैल्यूज़ के, है ना, 2J+1। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे, अगर मान के चलो किसी लाइन या फिर बहुत सारी लाइन्स हैं जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स निकल के आए हैं तुम्हारे मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, उसमें इंटेंसिटी के बारे में पूछ ले तो आपको डीजेनरेसी और डीजेनरेसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जे वैल्यूज़, तो जे वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वो हमारी लाइन का होगी, मोर इंटेंस होगी। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एक आपका नोट हो गया ना। इसके बाद हम लोग जंप करते हैं एक टॉपिक जो है हमारा जी-मैन इफेक्ट। तो जी-मैन इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान के चलो कोई आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड, और वीक मैग्नेटिक फील्ड का मैंने यहाँ पे जो रेंज रखी वो है कि एक टेस्ला से कम वाली जो मैग्नेटिक फील्ड से, उसको हम लोगों ने ऑर्डर रखा मैग्नेटिक फील्ड वीक वाले में। तो अगर इसकी प्रेजेंस में जो इस लाइन्स हैं, स्पेक्ट्रल जो लाइन्स आई थी वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं जी-मैन इफेक्ट। और जी-मैन इफेक्ट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट और दूसरा हो सकता है एनॉर्मस जी-मैन इफेक्ट। अब क्या है कि इस जैसे मान के चलो आप स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन जो बनी थी उसका मान के चलो कोई एटॉमिक मैग्नेट है, या फिर कह सकते कोई एटम है, और हमको पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह काम करता है। तो मैंने वही लिखा है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है किसी एटॉमिक मैग्नेट की वीक मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, राइट। हमने पहले ही पढ़ा था डेल्टा E = GJ/mg/b। ओके, सो ये एटॉमिक मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग ये इंटरेक्शन एनर्जी है, जहाँ पे GJ हमारा लैंडेज फैक्टर है, mg आपको पता ही है वैल्यू, जी के करस्पॉन्डिंग जो भी म्यू आपका बोर मैग्नेट है, बी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जी-मैन इफेक्ट की, जी-मैन इफेक्ट मैंने बताया अभी कि आपके दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट एंड दूसरा क्या है, एनॉर्मस जी-मैन इफेक्ट। तो पहली बात कर लेते हैं नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट। नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट जो है वो देखा जाता है, पहली बात तो जी-मैन इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इफेक्ट देखा जाता है वो देखा जाता है सिंगलेट टू सिंगलेट, मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा S = 0, और कह सकते हो कि उनका जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, या फिर कह दूँ कि स्पिन सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इधर से s की वैल्यू निकालोगे तो 1 0 आएगी।
जैसे जैसे कि 1p से ट्रांजिशन हो रहा है 1s0, तो ये किस प्रकार के उसमें आएगा, नॉर्मल जीवन इफेक्ट। तो इसमें जो स्पेक्ट्रल लाएंगे उसमें जो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी वो किसके अंतर्गत आएगी, आपकी नॉर्मल जीवन इफेक्ट। अब ओके, यहाँ पे S=0, तो मेरे को पता है कि जो आपका इंटरेक्शन एनर्जी वो डिपेंडेंस हो जाएगी एल वैल्यू पे, है ना, क्योंकि एस हमारा 0 तो एल पे जो डिपेंडेंसी होगी भाई जे पे डिपेंडेंसी होगी, राइट। सो इंटरेक्शन एनर्जी गिवन बाय दिस। अब ये हमारी डिफरेंस है एनर्जी का बिटवीन टू लेवल्स। अब इस पर जो सिलेक्शन रूल है वो एम एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, सो डेल्टा एम एल =0 ±1, ये हमारा क्या सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन। ओके नाउ इसमें क्या है कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि तब जब भी हम लोग नॉर्मल जीवन इफेक्ट की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन रूल हमको सिर्फ और सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जिनको हम लोग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, जीवन कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो होता है ±μ/b। ओके, सो अगर मेरे को ये डिफरेंस पता है, मतलब उन पर्टिकुलर 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीच का, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस वो कितना है, μ/b। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के निकालने के लिए h से डिवाइड कर दोगे। ना अगर वेव नंबर पूछ ले, वेव नंबर मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, वेव नंबर भी लैम्डा ही पता है, तो वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर के लिए क्या करना है, आपको इस फ्रीक्वेंसी को c से डिवाइड कर देना, तो हमारा वेव नंबर आ जाएगा। अब अगर वेव नंबर मालूम है और फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो अगर मैं कहूँ वेव लेंथ डिफरेंस कितना होगा, तो वेव लेंथ डिफरेंस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, λ² इंटू डेल्टा जे, वेव नंबर का डिफरेंस। तो वेव नंबर का हम डिफरेंस पहले ही निकाल चुके हैं, तो वेव नंबर का डिफरेंस यहाँ पे μ/h आ जाएगा, λ² की वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट बन के आता है वो आता है 46.6। ये b इस तरह से λ² उसका आपका प्रॉपर गिवन होगा। ठीक है, तो अभी तक कितने कांस्टेंट होगा, 46.6। एक हमने 5.84 वाला देखा था, है ना, एक 0.529, ये मैं जस्ट रिकॉल कराने के लिए कर रहा हूँ। नाउ जैसे मान के चलो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगलेट टू सिंगलेट वाला, जैसे यहाँ पर देखा था कि 1p1 से 1s0 के लिए हमको सिंगल लाइन मिल रही, तो अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमको कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे, 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या डेल्टा एम एल =0 करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं उनको पाई कंपोनेंट्स बोलते हैं। उनके अलावा जो 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं उनको हम लोग सिग्मा कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि μ/b का होता है। और अगर पर्टिकुलर एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस सेंटीमीटर, ये सब आप लोग देख लोगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट एनोर्मस जीवन इफेक्ट। तो ठीक है, तो एनोर्मस जीवन इफेक्ट आपको पता है कि जीवन इफेक्ट है तो बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और नॉर्मल के लिए क्या था, नॉर्मल के लिए उसमें S=0 मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन था। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन ना होके जो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की जो स्पिन होगी वो कैसी, नॉन जीरो स्पिन होगी। तो जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स या स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिखोगे तो उसमें आपको देखना है कि 2s + 1 = (0), मतलब यहाँ पे जो आपका कह सकते हो कि s की वैल्यू (0) है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 या 2 है, तो इससे अगर मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2s + 1 तो s ½ है ना। तो ये मतलब यहाँ पे स्पिन 0 नहीं है, तो यहाँ पे एनोर्मस जीवन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शन एनर्जी की, अब यहाँ पे जब स्पिन नॉन जीरो है तो हमको जे कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, मतलब एल की डिपेंडेंसी जे पे भी होगी और एल पे भी होगी। तो इसलिए इंटरेक्शन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है, डेल्टा E = GJ MJ μ/b। और पिछले वाले में क्या था, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी एल पे थी तो इसलिए GL ML μ/b एंड b। नाउ अब यहाँ पे GJ है, GJ आपका क्या है, यहाँ पे GJ लैंडिस जी फैक्टर है। एक आपका GJ डिफाइन होता है डिजेनरेसी को लेकर, तो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए कौन सा GJ कहाँ यूज करना है, कौन सा GJ कहाँ पे यूज करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दिया, इसमें मैंने इसलिए लिख दिया डैश करके, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। गॉट इट। सो नाउ अब मान के चलो यहाँ पे हमको पता है कि ये जो एनर्जी है वो डिपेंडेंस किस पे, mj की वैल्यू पर है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर j आपको मालूम है तो उसके करस्पॉन्डिंग mj की वैल्यू कितनी होगी, +j से लेकर -j तक विथ यूनिटी डिफरेंस 1। ओके, सो अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि ये तो हो गई फॉर ए गिवन j की वैल्यू, mj की वैल्यू सारी लिख ली।
और यहाँ पे जी जे जो फैक्टर वो कितना 1 + j × j+1 - l × l+1 s × s+1 / 2j + j × j+1। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होगा, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था सिलेक्शन रूल, इसमें है सिलेक्शन रूल mg की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो 0 और ±1 वाला अलाउड होगा, ठीक है। और जो डिजेनरेसी होती है वो डिजेनरेसी पर्टिकुलर लेवल के लिए देखी जाती है कि भाई कितने, मतलब उस करस्पॉन्डिंग लेवल के करस्पॉन्डिंग कितने वेव फंक्शन अलाउड है, वो हमारी डिजेनरेसी के बारे में बताएगा। अब और जी आपको पता ही है। सो अब आपको करना क्या है कि अगर मैं बात करूं कि वो तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग होगी तो लेवल्स बनेंगे, तो अब इसमें लिखा है कि लेवल के करस्पॉन्डिंग सब लेवल भी तो होंगे, तो उन सब लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी प्लस का जो एनर्जी डिफरेंस जो आपने निकाला, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी जो निकाली वो हो जाएगी। ओके, स्पेक्ट्रल लाइन आर नॉट इक्वल स्पेसिफाइड, उसमें क्या था कि म्यू वी एच का डिफरेंस था, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जी जे की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, और इसमें जो आपका सेंट्रल लाइन होती है वो अब्सेंस होती है कई केसों में, इस वजह से भी हम कह सकते हो कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि इसमें जो आपका कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे। फॉर ए गिवन जे की वैल्यू एम जी की वैल्यू ±½ है, ठीक है। मान चलो कोई लेवल है जिसमें जी जे की वैल्यू 2 है। जी जे मतलब क्या है आपका? जी जे मतलब इसकी डिजेनरेसी अगर 2 है तो ये 2 में स्प्लिट हो गया हमारा। तो अब जी जे की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। डिजेनरेसी कितने लेवल से में ये स्प्लिट होगा, तो ये 2 लेवल में स्प्लिट हो गया, तो इसमें से हमने दोनों लेवल से लिख दिए। इसी प्रकार हमने अगर मैं करस्पॉन्डिंग कोई j = 3/2 है तो ये कितने में स्प्लिट होगा? 4 में, है ना। इस वाले फॉर्मूले पर जब रखोगे जे की वैल्यू तो 4 होगी, उन चारों के करस्पॉन्डिंग सब लेवल्स की जो आपके एम की वैल्यू होगी कितनी कितनी होगी? +3/2 +½ है ना, इस तरीके का होगा। ये तो मैंने बात की है जब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी ट्रांजिशन हम लोगों ने नहीं देखा। ओके, सो नाउ जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे D1 लाइन है। अब D1 लाइन जो है, सॉरी वो ट्रांजिशन नहीं, मतलब स्प्लिटिंग तो होगी। जैसे ये ट्रांजिशन है, जैसे 2p½ से लेकर 2s½ तक, तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी जे मतलब लेंजे जी फैक्टर तो 2/3 है, बट अगर मैं डिजेनरेसी की बात करूँ तो डिजेनरेसी यहाँ पे जब पुट करोगे तो वह हाफ रखोगे 2j+1 में, तो कितना आ जाएगा? उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मतलब ये वाला जो है वो स्प्लिट करेगा 2 में, इसी प्रकार एस वाला भी 2 में स्प्लिट करेगा। ओके, अब नाउ ये जी जे जो है लेंजे जी फैक्टर वो करस्पॉन्डिंग टू क्या निकाल सकते हो? एनर्जी के लिए है। जैसे कि इस वाले की निकालनी, तो इसके लिए हमको जी जे की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, क्योंकि डेल्टा जी निकाल रहे हैं तो उसमें जी जे की वैल्यू रखोगे तो ये 1/3 इतना आ जाएगा, इसमें -½ आ जाएगा। इसमें देखो, तो अब लोग कह सकते हैं कि ये क्यू स्पेस नहीं है क्योंकि जी जे की वैल्यू डिफरेंट है। ओके, सो पहला काम क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स को देखकर पहले तो डिजेनरेसी पता करो कितने में टूटेगा, उसके बाद फिर इनका एम जी की वैल्यूज़ लिख लो। एम जी की वैल्यूज़ लिखने के बाद करस्पॉन्डिंग टू सब सेल की एनर्जी लिख लो। एनर्जी कैसे होगी? लेवल की, और उसमें जो आपका इंटरेक्शन एनर्जी टर्म वाला ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना। देन इसके बाद अब ये तो क्या है? इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर मान चलो मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस नहीं है तो ये तो मेरा स्पेक्ट्रम किस तरीके का बनेगा वो भी देख लो। यहाँ पर एम जी की वैल्यू डिफाइन है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग सिलेक्शन रूल 0 ±½ का। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन देखा तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का, तो ये अलाउड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक देखा तो 0 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का देखा 0 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का देखा कितने का डिफरेंस? 0 का डिफरेंस। इस प्रकार से हमारी 4 लाइंस मिल जाएंगी। बट ये चारों लाइंस कैसी हैं? दे आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनका डिफरेंस अगर निकालोगे चारों लाइंस का वो अलग अलग आएगा, इसलिए यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस नहीं होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको अगर एनर्जी मालूम है तो आप फ्रिक्वेंसी डिफरेंस भी निकाल सकते हो, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस के साथ आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, वेव डिफरेंस भी निकाल सकते हो, एंड ऑल थिंग्स। गॉट इट? सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नॉर्मल G1 इफेक्ट में जो नंबर ऑफ G1 कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा 3 होते हैं, बट एनॉर्मस में 3 नहीं होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है आपका किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है। सो यहाँ पर मान के चलो ये अपर लेवल एम जे, ये अब लोअर एम जे, इसमें सिलेक्शन रूल आपका ये हो जाएगा किस प्रकार का ट्रांजिशन है। ओके, सो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। कुछ नोट पॉइंट है जो कि थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स आपको रखना चाहिए यार, कि जैसे हम लोगों ने एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो कि
रिजल्ट देता है एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन की। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, प्लस माइनस हाफ, है ना, बताया था कि आपने देखा होगा उसमें, जिसमें सिल्वर का ऐसे लगाता है फिर स्प्लिटिंग हो जाती है 2 लाइन्स, तो उसमें समझ में आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन होती है। G1 इफेक्ट क्या बताता है? G1 इफेक्ट बताता है स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ओनली ऑर्बिटल नॉर्मल G1 इफेक्ट, और टोटल एंगुलर मोमेंटम बताता है एनॉर्मस G1 इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये नॉर्मल वाले में हम लोगों ने L पे डिपेंडेंसी थी और टोटल वाले में J पे डिपेंडेंसी थी। तो ये किसके बारे में बताता है? स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और फ्रैंकहर्ट्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स। जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कैसे क्वांटाइज्ड है, ये कौन बता रहा था? फ्रैंकहर्ट्स एक्सपेरिमेंट में बताया था। इसके बाद डेविसन एक्सपेरिमेंट आया था जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को बताता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स था, इतना आपको समझ में आ गया कि G1 इफेक्ट और एनॉर्मस G1 इफेक्ट। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोलराइजेशन रूल के बारे में। पोलराइजेशन रूल फॉर नॉर्मल और पोलराइजेशन रूल फॉर एनॉर्मस, है ना, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें बोला गया था कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन के पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। तब आपको वो जो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 प्लस माइनस हाफ, वो किस नेचर के होते हैं, इसमें क्या ऐसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग किसके हेल्प से जानेंगे? वो है पोलराइजेशन रूल के हेल्प से। तो नॉर्मल G1 इफेक्ट में क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है स्पेक्ट्रल लाइन के, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल व्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा कंपोनेंट्स है जिसमें हम लोग डेल्टा एम जी इक्वल टू प्लस माइनस वाला रूल लगाते हैं, वही केवल हमको ऑब्जर्व मिलते हैं। पाई वाले कंपोनेंट हमारे नहीं मिलते हैं, और जो हमारे सिग्मा वाले कंपोनेंट्स मिले हैं वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है स्पेक्ट्रल लाइन की, तो इसमें होगा क्या? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोनों देखने को मिलेंगे, पाई कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और सिग्मा कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। जो पाई कंपोनेंट्स हैं प्लेन पोलराइज विद वाइब्रेशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज अपीयर्ड, ये भी मिलते हैं, और सिग्मा वाले भी हमको सिमेट्रिकल अबाउट द पोलराइज, ओके, ये भी हमको मिल जाते हैं। तो जो पाई कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं प्लेन पोलराइज विद वाइब्रेशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो सिग्मा कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल अबाउट प्लेन पोलराइज्ड विद वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, ये पैरेलल टू द फील्ड मिलते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड मिलते हैं, बट ट्रांसवर्स व्यू में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से मिलते हैं? सिग्मा वाले कंपोनेंट। अब आ जाते हैं एनॉर्मस में क्या होता है कि भाई सिग्मा वाले कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, वो भी किस विथ सर्कुलरली पोलराइज्ड। पाई कंपोनेंट्स आपके मिसिंग होते हैं, बट जब ट्रांसवर्स में आते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, पाई एंड सिग्मा वाले दोनों प्लेन पोलराइज्ड होते हैं। पाई कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड होते हैं विथ वाइब्रेशन, जो कि पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, बट इसमें सिग्मा वाले वाइब्रेशन कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इस तरीके से ये पोलराइजेशन रूल भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पास्चन बैक इफेक्ट के बारे में। ओके, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर से फील्ड लगाई है वो अंदर वाली फील्ड से कम है, तो उसको वीक फील्ड कैटेगरी में रखा था। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब अंदर वाले से बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग पास्चन बैक वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पास्चन बैक वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम लोग यहाँ पर जैसे कि इसमें इंटरनल वाली तो एल एस कपलिंग है, बाहर वाले में म्यू जे इंटू बी, ये वाली एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी। सो इसमें जब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे ना, तो एल और एस वे अलग अलग हमारे क्या करेंगे? प्रेसाइज करेंगे अबाउट द जेड एक्सिस। पहले क्या था, ये दोनों एक साथ प्रेसाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे एल एस कपलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे एल एस कपलिंग ब्रेक हो जाती है, तो जब एल एस कपलिंग ब्रेक हो जाती है तब इंटरेक्शन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑर्बिटल वाले के इंटरेक्शन एनर्जी और स्पिन वाले के इंटरेक्शन एनर्जी का दोनों का समेशन। तो यहाँ से हमको पता है कि ऑर्बिटल वाली की तो जी एल एम एल म्यू बी में भी ऐसे डिफाइन करते थे, डेल्टा ई स्पिन वाली जी एस एम एस म्यू बी भी ऐसे डिफाइन करते थे। अब हमको पता जी एस की वैल्यू 2 होती है और
फॉर प्योरली स्पिन मोशन, और इसके लिए 1 होती है, तो हमारा ये जो आपका डेल्टा ई आ जाता है वो आ जाता है ml + 2ms म्यू बी। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जब पार्शियल बैक वाला देखते हैं तो हमारा एनर्जी इस तरीके की आ जाती है। अब इसमें क्या है कि अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका स्प्लिटिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है। कैसे कि जो NS1 वाला है 2S वाला जो 2 में टूटेगा। ठीक है, 2 में टूटेगा। एक आएगा आपका MS की वैल्यू +½ है, एक MS की वैल्यू -½ है। सो इसमें 2 में स्प्लिट हो गया, बट ML की वैल्यू दोनों के लिए 0 क्योंकि L 0 है। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे ml + 2ms। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे, MS की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा +μB, आ जाएगा -μB। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द NP1, है ना। इसके स्प्लिट करनी है तो हमको पता है P के करस्पॉन्डिंग L = 0 होता है। तो ये आपके क्या है, ये 2 लेवल्स में आपका पहले से इसका अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिखना चाहूँ तो इस टर्म्स ऐसे में लिख सकता हूँ ना, 2P1 और TP। अब इसमें आप ग्राउंड वाला कौन हो जाएगा, ये वाला, ये आपको पता ही है। सो ना इसके बाद फिर हम लोग स्प्लिटिंग देख लेते हैं कि स्प्लिट कितने में करेगा। तो आपको मालूम है कि ये जो आपका J की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3/2 है, 1/2 है। तो ये 5 सब सेल में क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। गॉट इट। क्योंकि हाँ, सो जिसमें से 4 नॉन डिजेनरेट होंगे, 1 डिजेनरेट होगा। अब ये स्प्लिट कैसे करते हैं ये भी देख लो। जैसे कि मान के चलो आपका NP1 वाला था, तो ये 2P1 और 2P3 इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म आ गए। अब ये आ गए 3/2, ये वाला हो गया 1/2 वाला। अब अगर मैं बात करूँ L = इनके लिए डिफाइन होता है 1, है ना। तो ML कितनी होगी, ML की वैल्यू हो जाएगी +1 0 -1 इसके लिए, है ना। और MS की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर एक के लिए ±½ तो ये हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। MS की वैल्यू ±½ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो है, ये वाला P वाला, ये 3 में स्प्लिट करेगा, ये वाला भी 3 में स्प्लिट करेगा। बट जो आपका ML = -1 और ML = +1 वाला होगा, उसकी जो एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी होगी, जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो सेम आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि 0 μB वाली जो एनर्जी होगी वो क्या हो सकती है, डीजनरेट हो सकती है, और बाकी के नॉन डीजनरेट होंगे। तो ऐसे तो 6 हो रहे थे, बट अब 1 के करस्पॉन्डिंग मतलब एक ऐसा होगा जिसके लिए दोनों की एनर्जी कैसे होगी, सेम होगी। तो इसलिए वो डीजनरेट हो गया। तो इसलिए हमको यहाँ पर 5 लाइन देखने को मिलती हैं, या पर 5 ऑप्शन को डिवाइड हो जाता है। ओके, सो नाउ इसी प्रकार हम लोग अगर मैं बात करूँ डी वाले में, तो डी वाले में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है कि मतलब यहाँ पर 7 होते हैं, जिसमें से 3 मतलब 4 नॉन डिजनरेट और 3 WG डिजनरेट होते हैं। जैसे पिछले वाले में 1 W डिजनरेट और 4 आपके कैसे थे, नॉन डिजनरेट वाले थे। ओके, सो इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन रूल फॉर द पार्शियल बैक इफेक्ट के लिए। अब सिलेक्शन रूल अगर देखा जाए इसमें, तो ML के ऊपर कौन सा लगता था, 0 ±1, बट MS के लिए क्या है, डेल्टा MS = 0 वाला रूल लगेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो इस प्रकार हम लोग ट्रांजिशन आराम से दिखा सकते हैं। ओके, सो अगर आपने ये देख लिया है तो क्या देख सकते हैं, एक एग्जांपल उठा सकते हैं वैसे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि इसमें ट्रांजिशन हमको दिखाना है, ये डी लाइन्स के हैं, सोडियम की डी लाइन्स है, 3P1 से 3S1 में जा रहे हैं। अब इसमें ये डी लाइन्स आपको मिल गई। अब इसमें मान चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के इफेक्ट में आ गया, तो कैसे करना है। 3P1 इसमें हमको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म हमको 2 मिल गया हमारे ये, ठीक है। इसी प्रकार ये 3S1 के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स मिल गए, जो कि सिंगल था हमारा होता है। सो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग में है तो निकाला वैल्यू इसके। L = कितना, 0, L = 1 है, तो ML कितना हो जाएगा, +-1 0। और इसी प्रकार इसका, तो एक तो हमारा P वाला कितने में टूटेगा, 5 में, ठीक है। और S वाला 2 में और D वाला 7 में। तो इसमें देखा कि भाई ML +1 0, ML -1, फिर गया ये +1 वाली है, -1 वो 0 कर -1। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ML + 2ms की वैल्यू लिखी, क्योंकि एनर्जी मेरे को पता है कितनी होती है, ML + 2ms इन टर्म्स ऑफ μB। तो ये हमने ये वैल्यू लिख दी सबकी। अब इसमें देख लो कौन कौन से डिजेनरेट नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे टेबल बना ली कि भाई टेबल बना ली आफ्टर द
ट्रांजिशन, कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउड है, कौन कौन से नहीं है। तो इसमें से आप देख लो कि कौन कौन से ट्रांजिशन हो गए। बट इसमें आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस और एनर्जी डिफरेंस सेम है इन दोनों लाइन के लिए, इस प्रकार इन दोनों लाइन के लिए, इस प्रकार इन दोनों लाइन के लिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के डिफरेंट आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन से देखने को मिलती है, तो कितनी मिलती है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिशन हो गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ मान के चलो, अब जैसे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अपैरेटस है, उसका मतलब रेजुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब उस लाइंस के बीच को गैप को भी, उस लाइंस के बीच के गैप से भी ज़्यादा आपका रेजुलेशन है सोर्स का या इस अपैरेटस का, तब हमको और स्प्लिट मतलब और ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिल जाती हैं। मतलब पहले जैसे 3 है तो और ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। अगर रेजुलेशन हम लोग बढ़ाता जाएँ तो वो लाइंस के बीच का भी वो डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो हम लोग क्या है कि जैसे मान के चलो द मैग्नीट्यूड द स्प्लिटिंग अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो आपका ट्रांजिशन जे से जे प्राइम से लेकर जे डबल प्राइम तक हो सकता है। मतलब एक मल्टीप्लेट से दूसरे मल्टीप्लेट में हो रहा है और रेजुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो नॉर्मल दिख रहा था कंपोनेंट्स, उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो नाउ मान के चलो अगर मैं बात करूँ आइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बारे में, तो इसमें भी आइसोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आपके पास 1H1 एंड 1H2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। दोनों के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है ना। दोनों के रेडियल रेडबर्ग कांस्टेंट्स अलग अलग होते हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, वेवलेंथ डिफरेंस की, तो वेवलेंथ डिफरेंस भी हमको पता है, कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये दोनों का वेवलेंथ डिफरेंस है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आइसोट्रॉपिक शिफ्ट। आइसोट्रॉपिक शिफ्ट इन द वेवलेंथ। आइसोट्रॉपिक शिफ्ट इन द वेवलेंथ हमारा कितना निकल के आता है, डेल्टा लैम्डा इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करोगे दोनों के लिए तो हमारा शिफ्ट निकल आएगा। सो इस तरीके से हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हो, मतलब इनको हम लोग आइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो नाउ इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग आप लोग ये आइसोट्रॉपिक इफेक्ट आप लोग देख सकते हो। और ये आइसोट्रॉपिक इफेक्ट हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि फॉर नॉलेज, जो आपकी बोरॉन जो बिस्मिथ होता है ना, बिस्मिथ एग्जिस्ट एज ए सिंगल आइसोटोप बट एग्जिबिट 6 हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। ओके, अब ये हाइफन स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमको मतलब ये जो 4 क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, हमको कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर स्पिन की। तो न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो कहलाती है हमारी टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि एंगुलर क्वांटम मतलब स्पिन, तो हमने देखा था कि भाई इस एंगुलर मतलब एटम की स्पिन कितनी है या इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, एल देखा है ना। तो उसमें देखा कि एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू कितनी है। तो इसी प्रकार जब न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं तो वो इसका दूसरा नाम कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। और ये डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं। ये एटम के बारे में लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियर स्पिन हमारा इस तरीके से डिफाइन है। तो अगर मैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, स्पिन पढ़ चुका, ऑर्बिटल पढ़ चुका, टोटल पढ़ चुका, इस प्रकार हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है। जी मतलब लेंटिजी फैक्टर E/2 MP, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये हमारा स्पिन हो गया, न्यूक्लियर स्पिन। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट, इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है किसका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे वेक्टर एटम मॉडल, ये पर वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें करते क्या है कि हम लोग, क्योंकि मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें वही मैंने लिखा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल एटम वो कितना होता है, वो होता है L + S + I। ये आपका क्या है, न्यूक्लियर स्पिन को भी ऐड कर दिया जी, L और S आपका पहले से मालूम है। तो इसका मतलब क्या है कि जब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है
टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है पूरे एटम का वो होता है हमारा जे प्लस आई। यहाँ से एफ़ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एफ़ को दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर और हाइपर HFS क्वांटम नंबर। ओके, सो इधर से हमारा एफ़ की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के लिए। और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग हम लोग जब इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कितनी आ जाती है, डेल्टा ई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, कपलिंग कॉन्स्टेंट, और जे आई इंटू जे हो जाएगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने L इंटू एस देखा था, है ना। तो उसमें भी हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी देखे थे, वो इलेक्ट्रॉन के केस में। अभी ये कितना है, एटम के केस में है। सो अगर मैं यहाँ को इसको स्प्लिट करूँ तो उसमें भी स्प्लिट किया था, कपलिंग कॉन्स्टेंट h²/2। फिर हम लोगों ने उसमें देखा होगा, अगर याद हो थोड़ा सा, तो डेल्टा टी की वैल्यू निकाली थी, 5.84 वाला फार्मूला लगाया था, है ना, N(Z⁴ /N³). ऐसे करके वो टर्म वैल्यू निकाली थी वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका डेल्टा ई होगा वो हमारा हो जाएगा कपलिंग कांस्टेंट h²/2 F इंटू F+1 माइनस L I इंटू I+1 माइनस J इंटू J+1। जैसे उसमें लैंड इंटरवल लगाया था, इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे उसमें मल्टीप्लेट्स के लिए निकाला था ना कि जे मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसमें भी अगर सेम आई और सेम जे है लेकिन डिफरेंट वैल्यू है एफ़ की, तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट मल्टीप्लेट्स ट्रांजिशन में जो आपके एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई, वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, वो प्रोपोर्शनलिटी होता है F1, मतलब एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू। ये कह सकते हो कि अगर ट्रांजिशन F+1 से लेकर एफ़ की हो रहा है तो मैक्सिमम एफ़ की करस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल होती है। तो ये है एनर्जी डिफरेंस ऑफ द कंजुगेटेड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर लेवल के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या है कि सिलेक्शन रूल अगर मैं देखूँ हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में, तो सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा एफ इक्वल टू 0 ±12। ओके, बट यहाँ पर एफ इक्वल टू 0 से लेकर एफ इक्वल टू 0 तक ये हमारा डिफाइन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्शियल बैक इफेक्ट भी पढ़ लिया, पार्शियल बैक इफेक्ट, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। नाउ इसके बाद अब हम लोग जंप करते हैं एक्सरे में। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट किया जाए हाई वोल्टेज में, ठीक है, और फिर हम लोग क्या है उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया जाता है टारगेट के ऊपर, तो हमारा क्या है कि एक एक्सरे रेडिएट होती है। तो उस एक्सरे रेडिएट को जो भी रेडिएशन निकला उसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। ये मतलब कह सकते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, तो उसके अपोजिट ही होता है ये। तो उसमें क्या होता है कि भाई ऊपर तो फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फोटोन निकलेगा, बट फोटोन की जो रेंज है वो हमारी किसके, एक्सरे के बराबर हो एनर्जी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, एक्सरे ट्यूब होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन जाता है, टारगेट से टकराता है और यहाँ पे एक्सरे रेडिएशन निकलता है, ठीक है। सो ये हमारा एक्सरे डिफाइन हो सकता है इस तरीके से। बट एक्सरे जो स्पेक्ट्रम है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो कंटिन्यूस होगा या फिर करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होगा। कंटिन्यूस एक्सरे का मतलब क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम निकलेगा। मतलब अगर हम लोग जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेवलेंथ डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ये कंटिन्यूस एक्सरे पर है कि मतलब अगर आप लोग एनर्जी देते रहोगे तो उस हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके पर्टिकुलर लैम्डा मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस वैल्यू पर डिपेंड करती है। और ये किस पर डिपेंड करेगी, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ना उसकी एनर्जी पर। और ऐसे इमिटेड फोटोन का जो लैम्डा है वो हम लोग लिखते हैं एस लैम्डा SWL। यहाँ पे जो आपका SWL का मतलब क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। तो लैम्डा की वैल्यू होती है 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई बी। ओके, सो ये कोई डेरिवेशन कुछ खास नहीं है, जितनी एनर्जी दोगे इक्वल रखा। देन इसके बाद कुछ कंपोनेंट मतलब कुछ मैंने वो पैरामीटर रखे यहाँ पे, H की वैल्यू, C की वैल्यू, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा कंटिन्यूस एक्सरे के लिए, कितना 12400 एंगस्ट्रॉम में, B की वैल्यू रखनी है वोल्ट में। गॉट इट। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में। इसमें क्या होगा, आपको डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले में पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता था। तो इस वाले में क्या होता है कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी है ना, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो टारगेट पर, करेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट पर डिपेंड होती है। जो वेवलेंथ निकली है ना, जो भी निकलेगी वेवलेंथ, तो वो किस पर डिपेंड करती है कि मटेरियल की कैसी करेक्टरिस्टिक्स है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल टारगेट के बारे में बताता है जब भी हम लोग करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको पीक्स मिल जाते हैं देखने को, ये पीक्स आपको डिफरेंट सेल के बारे में बता देगा। नाउ ये आपका बी वर्सेस लेमडा पे ग्राफ है, और अगर मैं यहाँ पर जो सीरीज़ डिफाइन करते हैं करेक्टरिस्टिक्स में, ये जिसको हम लोग बामर सीरीज लाइंस भी बोलते हैं, तो एल सीरीज हो गया। जैसे एल सीरीज क्या हो जाएगा, वैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं लाइमन सीरीज, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में देखे थे ना, वैसे एक्सरे में लाइमन सीरीज जैसे देखते हैं। जैसे के सीरीज है, के सीरीज में क्या होगा, के अल्फा के बीटा क्या होगा, जब n=1 पे इंसिडेंट होता है तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि जो स्पेक्ट्रम बना है वो के सीरीज वाली लाइन का है। इसी प्रकार एल सीरीज का मतलब क्या, बामर सीरीज जैसे उसमें था जब n=2 में हो, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या है कि जो आपकी के सीरीज वाली जो सीरीज बनती है ना, इनके जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉन या 1 एंगस्ट्रॉन से कम के अप्रोक्सीमेट होती है, और जो आपके एल वाली होती है वो 10 टाइम्स होती है इसके करस्पॉन्डिंग। ओके, ये तो हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि और भी सीरीज होती हैं, जैसे के हो गया, एल हो गया, एल के बाद एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा। ये सारी चीज़ जो आपकी सीरीज हैं वो आपके जेड की वैल्यू अगर 66 से ज़्यादा हैं, एटॉमिक का नंबर ज़्यादा हैं, तो वो उनमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग सॉफ्ट सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो ऐसी सीरीज के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग कह सकते हैं कि मेरे को अगर स्पेक्ट्रम निकालना है, स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मतलब क्या होता है, जब बाहर से एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर से नीचे, है ना, या नीचे से ऊपर आता है, तो हम लोग एक्सरे निकलता है, तो तब ये आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की। तो ये आप लोग देख लो, यहाँ पे 1/λ r जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/NF² माइनस 1/NI², जहाँ पे जेड आपका एटॉमिक नंबर है टारगेट का, और रेड पर कांस्टेंट हो गया, सिग्मा आपका हो जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिफरेंट सीरीज के लिए डिफरेंट होता है। जैसे के सीरीज के लिए सब 1 होता है, एल सीरीज के लिए 7.4 होता है, एम सीरीज के लिए 19.2 होता है। इसी प्रकार एन के लिए भी है। अब यहाँ पर क्या है कि अब उन्होंने मोजले सर ने फिर अपना एक रूल निकाल दिया एक्सरे में। जब इस तरीके का एक्सप्रेशन देखा तो उन्होंने भाई मोजले ने बता दिया कि जो वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस है, करेक्टरिस्टिक्स लाइंस की वेवलेंथ या फिर बात करूँ फ्रिक्वेंसी, वो हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे तो हमारा ऊपर डिफाइन कर ही दिया, तो उन्होंने कहा फ्रिक्वेंसी हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी c/λ। तो मैंने क्या किया कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। फ्रिक्वेंसी हमारी ये आ जाएगी इस तरीके से, है ना। सो नाउ अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे एक रिलेशन देखने को मिल सकता है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो जो आपका ये बचा और ये डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके की आ जाती है। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ इसके बीच में और इसके बीच में, तो वो इस पे क्या बन के आएगी, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। ओके फाइन। अब ये ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ से आपको स्क्रीन कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल जाती है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा लाइन का स्लोप कितना होगा, कौन सा ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। तो ये हम लोग ग्राफ जब भी ड्रॉ करने के लगे तो ये बातों का याद रखते हैं। इसके बाद नाउ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द के अल्फ़ा लाइन, के बीटा लाइन। इसमें जो सिलेक्शन रूल है, जैसे के अल्फ़ा लाइन है जिसमें ट्रांजिशन आपका 1 पे हो रहा, अब सिलेक्शन रूल कौन सा फॉलो करना है, डेल्टा L = ±1, गॉट इट। और इसी प्रकार के बीटा वही के बीटा n = 2, 3 ऐसे करके आपकी लाइन बन जाती है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ऑगर इफेक्ट। ऑगर इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि इसमें ये होता है कि एक इंसिडेंट फोटोन है जो कि के सेल वाले इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये मतलब इस सेल को छोड़ के बाहर जा सकता है। ऐसे मान के चलो ये छोड़ के बाहर गया और इसने इतनी एनर्जी लूज करने के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी इसने रिसीव कर ली। अब यहाँ पे वैकेंसी खुल गई, वैकेंसी खुली तो जो एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन था ना, वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आया। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए जैसे ही आया तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वाला फोटोन था, एनर्जी वाला डिफरेंस वाला फोटोन था, उससे एक फोटोन निकला। अब ये फोटोन क्या कर सकता है, ए वाला भी ले सकता है, ए वाला भी ले सकता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन पास में है, ये इस फोटोन के पास में, तो वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस फोटोनिक एनर्जी को रिसीव करके ये भी यहाँ पे निकल जाता है।
ठीक है। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे कुछ इस तरीके से डिफाइन हो सकती है। अब इस प्रकार की इसकी जो निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है एल सेल वाला, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E के माइनस ई एल, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। ओके, सो यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकल के आता है एल वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका निकल के आता है एनर्जी का E के माइनस 2EL। ओके, सो यही यहाँ पे ऑगर इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का मतलब हम लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलता है ऑगर इफेक्ट में। मैं कुछ लाइंस पढ़ देता हूँ ताकि ऑगर इफेक्ट और अच्छे समझ में जाए। कि लिखा है कि व्हेन अर्थ के सेल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम एन एटम बाय द absorption of the X-ray photon, the resulting vacancy in the K cell is filled by the transition of the electron from an outer cell, for example L cell, which correspond to a transition atom from a L cell to K cell. In transition X-ray photon of the energy, इतने वाला एनर्जी फोटोन निकलता है एक्सरे वाला। इन सम केसेस द एंटायर एनर्जी इमिटेड फोटोन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन विच इज देयर बी इजेक्टेड बाय दिस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें बोला गया कि सच एट रेडिएशन ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन द इजेक्शन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेम एटम इज नोन एज द ऑगर ट्रांजिशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। तो मतलब क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन सेम एटम से पहले निकला था जो डायरेक्ट के से वाले में निकला था, फिर एल वाला भी निकला, तो इसको बोलते हैं ऑगर इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ऑगर इफेक्ट पढ़ने के बाद अब ये जो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके E के माइनस 2EL हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा एनर्जी। नाउ इसके बाद कुछ नोट आपको याद रखने हैं। नोट पॉइंट में पहला नोट है कि इंट्रिंसिक और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है ग्राउंड स्टेट्स में, बिकॉज क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस मेक्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, हैंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो आपका कितना होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होता है। नाउ इसके बाद सेकंड नंबर पे यूनिट्स ऑफ द परमिटिविटी, ये थोड़ा यूनिट के बारे में। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कितने होते हैं, फेरेड बाई मीटर। परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस हेनरी बाई मीटर। और फाइनेंशियल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/137। ये आपका अल्फा की वैल्यू है। एक और पॉइंट याद रखना है कि यंग डबल स्लिट वाले जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा d/d। अब इसमें पता ही आपको कैपिटल D क्या है, स्मॉल d क्या है, ये चीज़ बताने की नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो ब्रॉडनेस है वो उसकी ब्रेथ कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो मान के चलो हमारे पास ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच का। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मान के चलो हमको मिलती है न्यू नॉट पर आई नॉट। अब आई नॉट फ्रिक्वेंसी का जो हाफ है आई नॉट/2, ये आपको 2 पॉइंट्स पर देखने को मिलती है इस ग्राफ में, ए और बी पर। तो ए और बी में हम लोग देखते हैं कि जो आपका बीच का डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्वेंसी है, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी के बीच में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इसको बोलते हैं ब्रेथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। अब ये ब्रेथ जो है, देयर आर 2 कॉज ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब इनमें जो ब्रॉडनिंग है वो 2 तरीके की हो सकती है, नेचुरल ब्रॉडनिंग एंड डॉपलर ब्रॉडनिंग। ठीक है, नेचुरल ब्रॉडनिंग देख लेते हैं पहले। नेचुरल ब्रॉडनिंग जो होता है वो हमारे रिलेटेड टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू द लाइफ टाइम ऑफ द एनर्जी लेवल्स, जो एनर्जी लेवल्स की जो लाइफ टाइम होते हैं उसकी वजह से ये हमको नेचुरल ब्रॉडनिंग देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू द कह सकते हो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ΔE की वैल्यू h क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ΔE ये होता है, और अगर मैं लाइफ टाइम मान लूँ उस लेवल का वो टाउ, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आ जाएगा 1/2π टाउ। तो ये हो जाएगा आपका ये जो ब्रॉडनेस है। आपको ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा आगे चल के न्यूमेरिकल में, याद मतलब ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपको लाइन विथ निकालना चाहूँ तो लाइन विथ आपको पता है λ²/c ये आपका मॉडुलस। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका ये लाइन विथ आ जाएगी। ये क्या होता है, जैसे कि जैसे ग्राउंड स्टेट वाली जिसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा, ΔE=0। बट इसमें लाइफ टाइम अगर लिमिटेड है या फिर फाइनाइट है तो इसमें ΔE की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब स्प्लिटिंग तो होगी। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ब्रॉडनिंग देखने को मिल जाती है।
देन इसके बाद ये ट्रांजिशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग लाइन्स देखते हैं ना, तो ये ब्रॉडनिंग आ जाती है, ये वाली ब्रॉडनिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ओके, सो पहले तो हमारा सिर्फ एक था, बट स्प्लिटिंग हुई है, मतलब ब्रॉडनिंग आई है, तो उस वजह से हम लोग, मतलब ये स्प्लिटिंग की वजह से ये ब्रॉडनिंग आई है, वो हम लोग नेचुरल ब्रॉडनिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉपलर ब्रॉडनिंग की, जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो ड्यू टू थर्मल, या फिर कह सकते हैं कि इसको थर्मल ब्रॉडनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक रिलेटिव मोशन की वजह से होती है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। जैसे कि हम लोग देखे हैं साउंड वाला सीन देखा हुआ, उसमें भी हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, तो सेम यहाँ पे भी चीज़ वही है। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी, ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 ± सी बी बाई सी, मतलब कब आपका सोर्स आगे जा रहा है, कब पीछे जा रहा है, ये आपका प्लस माइनस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपका फॉलो होता है वो होता है एम्बी स्टैटिक्स फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करूँ, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, I = I0 एक्सपोनेंशियल माइनस आप एम बी स्क्वायर बाई आर टी, जहाँ पे कैपिटल एम आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट है और आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और आपको टी टेम्परेचर हो गया, I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, और आपका टी आपका कैपिटल टी टेम्परेचर हो गया। सो अगर मैं बात करूँ इस यहाँ पर इस डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो आपकी ब्रॉडनिंग होगी डेल्टा म्यू की वैल्यू जब निकालोगे, वो एक डेरिवेशन टाइप का है। डेरिवेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बार वैल्यू पुट कीजिएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि बी की वैल्यू निकाल के इस वाले फॉर्मूले में बी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो हमने ऐसे देखा था ना, इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल लोगे, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल दोगे, और वो हाफ होती थी, है ना। यहाँ पे I0/2 रखते थे, I0/2 के करस्पॉन्डिंग आप रखोगे तो वहाँ पर आपको एक ये वाला इतना देखने को मिल जाएगा, B1 मतलब न्यू1 न्यू नॉट, और यहाँ से B2 न्यू नॉट। तो यहाँ से जो आपका डेल्टा न्यू की वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है 1.66 न्यू नॉट 2RT/mc²। और अगर लाइन विड्थ की बात करूँ तो 1.66 लैम्डा नोट रूट 2RT/mc²। ओके, सो ये आपको दोनों एक्सप्रेशन याद रखने हैं। ये अगर दोनों एक्सप्रेशन याद रखोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से कर ले जाओगे। नाउ इसके बाद ये तो हो गया हमारा डॉपलर ब्रॉडनिंग। और भी तरीके की ब्रॉडनिंग होती है, जैसे कि कॉलिजन ब्रॉडनिंग, ये ड्यू टू कॉलिजन होगा, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द, लिखा ना, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द एटम्स इन गैस और प्लाज्मा द एनर्जी स्टेट्स दे ऑक्यूपाई कैन गेट डिस्टर्ब, ब्रॉडनिंग इज ऑब्टेन, और जो टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह से होता है। सो प्रेशर इसमें भी वही होगा कि जो आपके लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई तो ब्रॉडनिंग तब भी हो सकती है। स्टार इफेक्ट की वजह से भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो एटम की जो एनर्जी लेवल है वो भी स्प्लिट हो जाती है, तो वहाँ पे भी ब्रॉडनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी स्टार इफेक्ट वाली ब्रॉडनिंग हो गई। नाउ इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर इंटेंसिटी हमको पता करनी है तो कैसे करते हैं। तो इंटेंसिटी रिलेटिव क्वांटिटी है, तो अगर मान चले एक के वजह से दूसरे में देखते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम विच ट्रांजिशन स्टार्ट्स, है ना। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। तो हमको पता है कि अगर हमने पॉपुलेशन रेशियो मालूम है, पॉपुलेशन रेशियो मैंने बताया था कि अगर जे से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पॉपुलेशन रेशियो वो हमारा इस फॉर्मूले से कनेक्टेड था। इसमें मैंने बताया था ये आपकी डिवीजन रेशियो होती है एनर्जी लेवल्स की, तो करस्पॉन्डिंग जे के करस्पॉन्डिंग ये आपको 2J+1 ये आपको डिवीजन रेशियो देखने को मिल जाती है। सो हाई टेम्परेचर लिमिट में क्या होता है कि टी इन्फिनिटी पे ये हमारा ये NJ पर हमको ये पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। और अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो यहाँ पे L = 0 है, J = S है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिले N2/N1 = J क्या है आपका, ये है आपका डिजेनरेसी इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सो यहाँ पर अगर मैं एट हाई टेम्परेचर लिमिट में देखूँ तो टी इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाई टेम्परेचर लिमिट की बात करते हैं तो ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पॉपुलेशन रेशियो पर। ओके, सो ये तो हो गया स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। अब स्पेक्ट्रल लाइन से तो पढ़ तो ली, इसके बाद हम लोग एल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एल्कली स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिलता है कौन कौन से एल्कली मेटल्स में, जैसे एल्कली एलिमेंट्स में, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया,
पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। इसमें क्या है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोडियम में 4 तरीके की सीरीज़ देखने को मिलती है एल्कली स्पेक्ट्रा में। तो ये 4 तरीके की सीरीज नाम पर भी डिपेंड करती है, जैसे शार्प सीरीज हो गया, प्रिंसिपल सीरीज हो गया, डिफ्यूज सीरीज हो गया और फंडामेंटल सीरीज हो गया। शार्प सीरीज का मतलब क्या है कि जब एस का ट्रांजिशन 3p में हो, प्रिंसिपल का मतलब क्या है पी से ट्रांजिशन 3s में हो रहा है, डिफ्यूज का सीरीज का मतलब क्या डी वाला 3p में हो, फंडामेंटल सीरीज का मतलब क्या एफ वाला डी में हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलो ये आपको पूछा जाए कि कौन सा सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता, तो जैसे इसका नाम शार्प सीरीज है तो एस वाला स्टार्ट होगा, एस से ट्रांजिशन होगा, पी में पी से ट्रांजिशन होगा, डी से ट्रांजिशन होगा, और इससे फंडामेंटल सीरीज है तो इसमें एफ से ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक अल्कली स्पेक्ट्रा बन जाता है। मैं आपको स्पेक्ट्रा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये वाला है, ओके, ये ग्राउंड स्टेट है हमारा सोडियम का। ये आपका क्या है, रूल है आपका डेल्टा एल इक्वल टू +-1 सिलेक्शन रूल। ये हमने बना लिए 3s 3p 3d 4s 4p 4d है ना, इस तरीके के बना लिए। अब मान के चलो हमको देखना है कि भाई शार्प सीरीज क्या होगी। शार्प सीरीज मतलब कि एस का पी में जाना चाहिए, तो एस वाला पी में गया है ना, ये शार्प सीरीज। एस वाला पी में, एस वाला किस में गया, डी में। ये डेल्टा एल इक्वल टू +-1 वाला रूल लगाना है, तो ये इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। इसी प्रकार फिर हमने देखा शार्प सीरीज वाला हो गया, फिर प्रिंसिपल आ गया पी वाले में गया पी प्लस में, ये वाला है ना। तो ये आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब 4p से 3d में ट्रांजिशन होगा, बट एक्साइटेड टू एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन जो फोटोन निकलेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए अभी केवल 4 टाइप्स की ट्रांजिशन अलाउड होती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है ना। शार्प सीरीज ये आपको याद रखना है, एन की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो, एन की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, एन की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, एन की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो, तो ये आपका शार्प सीरीज कुछ इस तरीके का जाएगा। फिर इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर हमारा कुछ जैसे कि थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का यूज हो जाता है जब हम लोग हाइड्रोजन एटम का स्टडी करते हैं, तो उसमें फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी में जो करेक्शन आता है वो हमारे कुछ 3 तरीके के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला आता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट या रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो हैमिल्टोनियन होता है ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से जो होता है -p⁴ डिवाइडेड बाई 8m³/c²। तो इससे जो आपकी हमारी आइगन वैल्यू निकलती है वो निकल के आती है डेल्टा इक्वल टू -En/z डिवाइड बाई n² 3/4 माइनस के n/l+12। तो ये क्या है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, -p/8m³c² और उसके रिलेटेड जो आपकी एनर्जी है वो कितनी है, -En/z α/n² 3/4 माइनस n/l+12। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पता है, En की वैल्यू क्या है, अल्फा क्या है, ये सारे मालूम है। इसके बाद दूसरा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से भी यहाँ पे इसमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इसका जो हैमिल्टोनियन डिफाइन होता है वो निकल के आता है μs.b -μ.b। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो आपको पता है यहाँ पे L.S आ जाता है, ये आपका टर्म आ जाएगा जिसमें मैंने कपलिंग कांस्टेंट के नाम से यहाँ पे लिखा था। तो जब इसकी इनका आपको पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जब एनर्जी निकालेंगे इस हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग, तो वो निकल के आ जाती है -En/z α/n², n ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2l × l+12 l × l+1। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में जी की वैल्यू अगर +-1 है तो l आ जाता था, और l -12 है तो -l × l ऐसा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखा था हम लोगों ने AH²/2 एक आ रहा था l, एक आ रहा था l+1। तो इसमें ये माइनस वाला टर्म माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो l+1 वाला टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने डेल्टा टी की वैल्यू निकाली थी, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो ना। इसके बाद आती है डार्विन टर्म में क्या है, l = 0 के करस्पॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, जो कि हमारी H3 = हो जाता है πh² डिवाइडेड बाई 2m² c² ze² डिवाइड बाई 4πε0 डेल्टा r। ये हमारा वैल्यू किसके लिए, डेल्टा एल के लिए है। तो यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आती है -En0z α² डिवाइडेड बाई n। ओके, सो ना यहाँ पर अगर मैं सारे टर्म्स को ऐड करूँ और करेक्शन टर्म्स निकालूँ तो करेक्शन टर्म्स निकल के आता है, ये आपके आ जाएगा ओरिजिनल वाली, और इसमें जो करेक्शन देखने को मिलता है E0z α/n² डिवाइडेड बाई, मतलब
ऑब्वियसली ये करेक्शन है, तो n बाई जे प्लस हाफ माइनस के 3/4। ओके, सो ये हमारे करेक्शन देखने को मिल जाता है ना। इसमें कुछ कन्वर्जन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एच सी से डिवाइड कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने टर्म वैल्यू में पढ़ा था। तो एच सी से डिवाइड करने के लिए हमें 2 पाई एच क्रॉस सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जिसको वेव नंबर से भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ई बाई वी को मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ओके, सो ना यहाँ पे ये टर्म वैल्यू भी हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके थे, आर अल्फा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई एन बाई एच सी। तो इस कोई बड़ी बात है नहीं ना। इसमें कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कुछ पैरामीटर्स आपको याद रखना है, जैसे कि 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू होता है 4.15 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपको पता ही है ना कि एच न्यू इक्वल टू ई होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, न्यू ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हर्ट्स की जगह मेगा हर्ट्स में है, तो ये आपको ये निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है, तो पहले ही पढ़ा है कि अगर एच सी से डिवाइड कर दोगे ना तो ये आपको ये नंबर में देखने को मिल जाएगा। एटॉमिक यूनिट नीचे देखने को मिल जाएगी आपको। एच क्रॉस सी की वैल्यू याद रख लीजिएगा 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी होती है। अल्फा की वैल्यू 1/137 होती है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ मीटर होती है। एटॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या है कि इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस में सारी चीज़ डिफाइन करना। तो ए नॉट की वैल्यू 1 होती है, एम ई की इलेक्ट्रॉन का मास भी 1 होता है, प्लैंक कांस्टेंट का जो ये होता है रिड्यूस वाला वो 1 होता है, ई की वैल्यू 1 होती है, 1/4π की वैल्यू भी 1 होती है। जैसे मान के चलो आपको डिफाइन करना है डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस में, तो डिस्टेंस के लिए कुछ खास नहीं है। जैसे कि एटॉमिक यूनिट जो है अगर एटॉमिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाए तो 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू होता है 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ जाता है। इसके बाद ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है वो होता है हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट वाली रेडियस है ना वो। ठीक है, सो अब इसके बाद वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये a0/t होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये और थोड़ा बाद में रुक के देखते हैं, पहले ये डायरेक्ट हम लोग याद रख लेते हैं। 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और यही जो वेलोसिटी होती है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन की होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये इक्वल होती है c/α के। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ वेलोसिटी बताओ तो वो c/λ या फिर इसके बराबर होती है। इसके बाद एनर्जी की यूनिट पूछ ले, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी वो कितनी होती है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे होती है, सिंपली जैसे कि रेडियस के केस में होता है ना, ई इक्वल टू 1/4πε0 E/r होता था, है ना। तो वहाँ पर E/r होता था ना, तो वहाँ पर r की जगह a0 लिखना है, क्योंकि हम लोग एटॉमिक में डिफाइन कर रहे थे। आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 27.2 देखने को मिल जाएगा। अब 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली जब अब यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हैं, ET इक्वल टू H क्रॉस होता है, तो यहाँ पे H क्रॉस डिवाइडेड बाई E आ जाएगा, तो T की वैल्यू निकाल लोगे। तो वैसे जो हमारा एटॉमिक यूनिट डिफाइन करने का तरीका है, जैसे कि बोहर रेडियस हमको डिफाइन करते हैं h²/m 1/4πε0 E²। ये बोहर रेडियस का एक्सप्रेशन हम निकालोगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो निकल के इतना आ जाएगा। इसको एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 1 एटॉमिक इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन, इसको सेंटीमीटर में लिख दो तो यही आ जाएगा ना। इसको अगर हमने a0 निकाले, मतलब एटॉमिक रेडियस निकाले, तो उसकी तरफ एनर्जी भी तो निकाल सकते हैं 1/4πε0 है ना। यहाँ पे r लिख देते हैं, यहाँ पे a0 आ जाएगा। अब अगर E पता है तो टाइम भी निकाल लोगे, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा h×e। अगर टाइम पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका यहाँ पे c/λ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो ना यहाँ पे डिपेंडेंसी देख लो, अल्फा के करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी में लैम्ब शिफ्ट आती है, फाइन स्ट्रक्चर आता है, बोहर एनर्जी आती है, हाइपन स्ट्रक्चर आती है। तो ये कुछ ऑर्डर डिफाइन किए हैं, जैसे लैम्ब शिफ्ट में अल्फ़ा का जो ऑर्डर है वो 5 का होता है, फाइन स्ट्रक्चर में अल्फ़ा का 4 होता है, बोहर में 2 होता है, और हाइफन फाइन स्ट्रक्चर में अल्फ़ा के पावर 4 होता है। बट यहाँ पे याद रखना कि ये एटम मतलब न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग देखने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा। ये कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालना तो 1/4πε0 E² / H×c होता है। सो नाउ इसके बाद
अब ये वाला पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी।